वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉन डन की जिस पॉइंट को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है द रेलिक। रेलिक का मतलब है यादगार, मुतबर्रक या मुक़द्दस अशिया। ये पोइम 3 स्टैंजास पर कंसिस्टेड है और तमाम स्टैंजास 11 लाइंस पर कंसिस्टेड हैं। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 33। फर्स्ट स्टैंजा में पोइट एब्रप्ट ओपनिंग करते हुए कहता है व्हेन जब माई ग्रेव मेरी कब्र इज़ ब्रोक अप अगेन, जब मेरी कब्र को दोबारा खोला जाएगा। सम सेकंड गेस्ट किसी दूसरे मेहमान को टू एंटरटेन उसकी खातर मदारत करने के लिए, जब किसी दूसरे मेहमान की खातर मदारत करने के लिए मेरी कब्र को खोला जाएगा। यानी पोइट मेटाफोरिकली ये कहना चाहता है कि जब कोई और डेड बॉडी आएगी उसको दफन करने के लिए ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान में जगह कम पड़ जाएगी, तो उस वक़्त मेरी कब्र को खोदा जाएगा ताकि मेरी हड्डियों को निकाल कर उसकी जगह किसी दूसरी डेड बॉडी को दफन किया जा सके। फॉर ग्रेव्स हैव लर्नड, चूँकि कब्रों ने सीख लिया है, दैट वुमन हैड, ख़वातीन से, क्योंकि कब्रों ने औरतों से ये बात सीख ली है, टू बी टू मोर दैन वन अ बेड, कि किस तरह से अपने बिस्तर पर एक से ज़्यादा मर्दों को सुलाया जाता है। यानी औरतें चूँकि बेवफा होती हैं इसलिए वो अपने बिस्तर पर अपने हस्बैंड के अलावा और भी बहुत से मर्दों को शामिल करती हैं। वो अपना बिस्तर अपने खामद के अलावा और भी बहुत से मर्दों से शेयर करती हैं। तो कब्रों ने भी उन औरतों से सीख लिया है कि किस तरह से एक से ज़्यादा मर्दों को एंटरटेन किया जाए, किस तरह से एक से ज़्यादा मर्दों को अपने बिस्तरों पर सुलाया जाए। अगर हम इन लाइंस को देखें तो इन्हें हम जॉन डन ही की एक और पोइम गो एंड कैच आ फॉलिंग स्टार से भी कंपेयर कर सकते हैं, जो कि एक सॉन्ग है। इस सॉन्ग को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर जॉन डन की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके साथ साथ इस पोइम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। उसके बाद हम आते हैं वापस अपनी पोइम की जानिब। वो कहता है एंड ही, और वो शख्स दैट डिग्स इट, जो कि मेरी कब्र को खोदेगा, स्पाइस, वो बगौर मुशाहदा करेगा, वो गौर से देखेगा, ब्रेसलेट, उस कंगन को, ऑफ ब्राइट हेयर, उन चमकदार बालों का, अबाउट द बोन, जो कि मेरी हड्डी पर होगा। बोन से मुराद है उसकी रिस्ट यानी उसकी कलाई। तो पोइट कहता है मेरी कलाई पर जो मेरी बिलवर्ड ने मुझे बाल दिए थे वो मेरी कलाई पर बंधे होंगे। तो वो शख्स जो भी मेरी कब्र को देखेगा, जब वो इन बालों का मुशाहदा करेगा तो वो क्या करेगा, विल ही नॉट लेट अस अलोन एंड थिंक दैट देयर इज़ अ लविंग कपल लाइज, तो वो हमें जुदा नहीं करेगा ये देखते हुए कि यहाँ मोहब्बत करने वाला एक जोड़ा लेटा हुआ है। यानी एक तरफ मैं लेटा हूँ और मेरे साथ वो मेरी बिलवर्ड तो मौजूद नहीं है लेकिन उसके बाल मेरे साथ मौजूद हैं। तो इस तरह से उसके बाल उसकी पूरी बॉडी की नुमाइंदगी करते हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो इसलिए वो कहता है कि जब वो देखेगा मुझे और मेरी बिलवर्ड के बालों को तो वो ये समझेगा कि यहाँ पर प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला एक कपल यानी एक जोड़ा लेटा हुआ है, इसलिए वो शायद हमें डिस्टर्ब ना ही करे। अगर हम इन लाइंस को देखें तो इन्हें हम जॉन डन ही की एक और पोइम द फ्यूनरल के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। द फ्यूनरल को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर जॉन डन की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके साथ साथ इस पोइम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। हु थॉट, जिसने सोचा होगा, दैट दिस डिवाइस, कि ये तरकीब, माइट बी सम वे, किसी ना किसी तरीके से, टू मेक देयर सोल्स, उनकी रूहों को बना सकती है, एट द लास्ट बिजी डे, लास्ट बिजी डे यानी योम महशर, क़यामत का दिन, योम महशर, आखरत का दिन। तो पोइट कहता है कि जब वो हमारी कब्र को खोलेगा और देखेगा कि मेरी कलाई पर मेरी बिलवर्ड के बाल बंधे हुए हैं तो वो ये सोचेगा कि यहाँ पर प्यार करने वाला एक कपल लेटा हुआ है, जो कि इस उम्मीद से लेटा है कि शायद क़यामत के दिन हमारी दोनों की रूहें इस तरकीब को इस्तेमाल करते हुए यहाँ आपस में मिल जाएं, मीट एट दिस ग्रेव, इस कब्र पर मेरी और मेरी रूह का
आमना सामना हो जाए, हमारी दोनों की मुलाकात हो जाए, एंड मेक अ लिटिल स्टे, और हमें कुछ वक्त मिल जाए कि हम आपस में एक दूसरे के पास बैठ सकें और यहाँ थोड़ी देर के लिए क़याम पज़ीर हो सकें। यानी पॉइंट ये कहना चाहता है कि उसने अपनी बिलव्ड के बालों को इसलिए अपनी कलाई के साथ बांध लिया था ताकि उसकी बिलव्ड की निशानी उसके साथ रहे, और जब रोज़े महशर आए, क़यामत का दिन आए और वो कब्रों से निकलें तो उन दोनों की रूहें उनके जिस्मों में वापस आने के लिए यहीं एक जगह पर मौजूद हों और उन्हें दोनों को एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करने का मौका मिले और कुछ देर वो एक दूसरे के साथ स्टे कर सकें, एक दूसरे के साथ क़याम कर सकें। इसके बाद सेकंड स्टेंजा में वो कहता है, इफ़ दिस फॉल इन अ टाइम और लैंड वेयर मिस डिवोशन डथ कमांड, अगर ये किसी ऐसे वक्त में वाक़या रूनुमा हुआ या किसी ऐसी ज़मीन पर, किसी ऐसे खित्ते पर यह वाक़या रूनुमा हुआ, यानी हमारी कब्र कशाई का वाक़या, हमारी कब्र को खोदने का वाक़या किसी ऐसे वक्त में रूनुमा हुआ या किसी ऐसी ज़मीन में रूनुमा हुआ, वेयर मिस डिवोशन डथ कमांड, जहाँ पर बदअकीदगी का राज हो, जहाँ बदअकीदगी सरायत कर चुकी हो, जहाँ बदअकीदगी की हुकूमत हो, देन ही, फिर वो, दैट डिग्स अस अप, जिस शख्स ने हमारी कब्र को खोदा होगा, विल ब्रिंग अस, तो वो हमें ले जाएगा, टू द बिशप, किसी पादरी के पास, एंड द किंग, और किसी बादशाह के पास, टू मेक अस रेलिक्स, ताकि हमारी यादगार बनाई जा सके, हमारी ज़ियारत गाह बनाई जा सके या हमारी श्राइन बना दी जाए। देन दाउ शेल्ट बी आ मैरी मैगडलेन एंड आई, और फिर जब तुम्हें ले जाया जाएगा तो शायद, यानी अब वो अपनी बिलव्ड को मुखातब करते हुए कहता है कि जब तुम्हारे बालों को उस बादशाह या बिशप के पास लेके जाया जाएगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस होंगी, तो वह हुमात होंगी, असल मज़हब से लोग दूर हो चुके होंगे, तो जब तुम्हें ले जाया जाएगा तो तवहुमात और सुपरस्टिशंस की वजह से तुम्हें वहाँ पर मैरी मैगडलेन का दर्जा दे दिया जाएगा। अब मैरी मैगडलेन कौन थी? ये एक यहाँ पॉइंट ने क्रिश्चियन एलुजन यूज़ किया है। ये एक ऐसी औरत थी जो कि प्रोफेशनल प्रोस्टिट्यूशन थी, जो कि एक तवाइफ थी, लेकिन जब वो जीसस क्राइस्ट के पास आई तो इसने तौबा की और जीसस क्राइस्ट ने उसके तमाम गुनाहों को माफ़ करवा दिया। उसके बाद वो एक बहुत ही पाइस औरत बन गई। और वो कहता है, एंड आई, और मैं, अ समथिंग एल्स देयर बाय, और मुझे भी कोई ना कोई चीज़ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तुम्हें तो मैरी मैगडलेन डिक्लेयर कर दिया जाएगा और मुझे भी कोई अच्छा आदमी ही डिक्लेयर किया जाएगा। ऑल वीमेन, तमाम ख़वातीन, शैल एडोर अस, हमारी पूजा करेंगी, एंड सम मैन, और कुछ मर्द भी हमारी पूजा करेंगे, एंड सिंस, और चूँकि एट सच टाइम, ऐसे वक्त में, मिरेकल्स आर सॉट, मौजज़ों की तलाश की जाती है। यानी जब हमारा ये वाक़या रूनुमा होगा उस वक़्त बदअकीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, सुपरस्टिशंस होंगी, इसलिए लोग मौजज़ों की तलाश में होंगे। आई वुड हैव दैट एज बाय दिस पेपर टॉट, उस वक़्त, उस ज़माने में मैं इस कागज़ को पढ़ूँगा। यानी कौन सा कागज़ जिस पर यह पोइम लिखी गई है? वो कहता है मैं यही पोइम पढ़ के लोगों को सिखाऊँगा व्हाट मिरेकल्स, कि वो कौन से मौजज़ात थे, वी हार्मलेस लवर्स रॉट, जो कि हम बेज़रर किस्म के आशिकों ने बनाए। वो कौन से मौजज़ात थे जो कि हम जैसे बेज़रर आशिकों से सरजद हुए, ये बताने के लिए मैं अपनी इसी नज़्म को पढ़ूँगा। उसके बाद थर्ड स्टेंजा में वो कहता है, फर्स्ट, सबसे पहले, वी लव्ड वेल, हमने बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे से मोहब्बत की, एंड फेथफुली, और बहुत ज़्यादा वफ़ादारी की, एक दूसरे के साथ वफ़ा निभाई। येट, फिर भी, न्यू नॉट, हम नहीं जानते थे, व्हाट वी लव्ड, कि हमारी मोहब्बत क्या है, नॉर वाई, और ना ही ये चीज़ जानते थे कि हमारी मोहब्बत की वजह क्या है। ना तो हम मोहब्बत की हकीकत को पा सके और ना ही हम अपनी मोहब्बत की वजूहात को पा सके। डिफरेंस ऑफ सेक्स, यानी हमारी जो जिन्स का इख्तलाफ था, नो मोर वी न्यू, हम इस बारे में भी ना जान सके, दैन आवर गार्डियन एंजल्स टू, जितना कि हमारे हफाजत करने वाले हमारे मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते जानते हैं। हम अपने मुहाफ़िज़ फ़रिश्तों से भी बढ़कर अपने
जो सेक्स है उसकी डिस्क्रिमिनेशन को ना जान सके। यानी हमें जेंडर्स का नहीं पता था कि हम मर्द और औरत हैं, बल्कि हम अपने मर्द और औरत होने के तसव्वुर से भी बालातर हो गए। यानी हमारी जो मोहब्बत थी वो फ़िज़िकल लव नहीं था, वो स्पिरिचुअल लव था। और ये स्पिरिचुअल लव फ़रिश्तों से भी बढ़कर था, क्योंकि फ़रिश्तों में मेल और फ़ीमेल के कपल्स नहीं हुआ करते। तो इसी तरह से हमारी मोहब्बत भी फ़रिश्तों की तरह थी, एंजेलिक लव था हमारा, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्योर था। इसलिए हमें आपस में जेंडर का नहीं पता था, हम मर्द और औरत के फ़र्क से बालातर हो गए थे। कमिंग एंड गोइंग, आते जाते। वी परचांस, हमने इत्तेफाकन, माइट किस, एक दूसरे को किस किया होगा। शायद कभी आते जाते गुज़रते हुए हमने एक दूसरे का बोसा ले लिया हो, हमने एक दूसरे को किस कर लिया हो। बट नॉट बिटवीन दोज मील्स, लेकिन मोहब्बत के उन खानों के दौरान, यानी मोहब्बत की उन ज़ियाफ़तों के दौरान, आवर हैंड्स, हमारे हाथ, नेवर टच्ड द सील्स, हमारे हाथों ने कभी भी मोहब्बत की ज़ियाफ़तों के दौरान एक दूसरे के प्राइवेट ऑर्गन्स को, एक दूसरे के जिस्म के ममनुआ हिस्सों को कभी छूने की कोशिश नहीं की। विच नेचर, जिसकी फ़ितरत ने, इंजर्ड बाय द लॉ, उन चीज़ों को जिनको कानून ने ख़त्म कर दिया है। विच नेचर सेट्स फ्री, लेकिन फ़ितरत ने उनकी इजाज़त दी थी। यानी ऐसे काम, यानी एक दूसरे के जिस्म के हिस्सों को टटोलने का अमल, फ़ितरत तो इसकी इजाज़त देती है, मगर जो कानून है, एक ऐसा कानून जो कि बहुत बाद में आया है, लेट यानी बाद में आया है, या ऐसा कानून जो कि अब हमारी ज़िंदगियों से जा चुका है, रुखसत हो गया है, उस कानून ने तो इस चीज़ को मना कर दिया है, लेकिन फ़ितरत ने इसकी इजाज़त दी है। लेकिन इसके बावजूद, फ़ितरत के इजाज़त देने के बावजूद, हमने कभी भी एक दूसरे के जिस्म के अज़ा को टटोलने की कोशिश नहीं की। दीज़ मिरेकल्स वी डिड, ये वो मौजज़ात हैं जो कि हमने किए। यानी इससे बड़ा मौजज़ा कोई नहीं होता कि इंसान अपनी फ़ितरत के ख़िलाफ़ चलना शुरू कर दे। इंसान की फ़ितरत उसे सेक्स की तरफ उभारती है, उसे इंस्टिगेट करती है कि वो तन्हाई में, अगर उसका बिलवड उसके पास हो तो आपस में इंटरकोर्स करें, आपस में लव मेकिंग करें। लेकिन इसके बावजूद वो कहता है कि हम फ़ितरत के ख़िलाफ़ चले, यही हमारा मौजज़ा था। बट नाउ अलास, लेकिन अब अफसोस, ऑल मेयर्स, वो तमाम नाप तोल, एंड ऑल लैंग्वेज, और तमाम ज़बानें, आई शुड पास, मैं बोलूँगा। अब मैं तमाम नाप तोल के पैमाने सामने रखूँगा और तमाम ज़बानें बोलूँगा। क्यों? आखिरी लाइन में वो कहता है, शुड आई टेल, ये बताने के लिए, व्हाट अ मिरेकल शी वॉज, कि वो जो मेरी बिलवड थी वो कितना बड़ा मौजज़ा था। यानी अपनी बिलवड को एक बहुत बड़ा मौजज़ा साबित करने के लिए मैं तमाम नाप तोल के पैमाने आपके सामने रख दूँगा, तमाम पैरामीटर्स रख दूँगा, और तमाम ज़बानों में इस बात को समझाने की कोशिश भी करूँगा। इस पोएम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं इस पोएम की राइम स्कीम। इस पोएम के तमाम स्टेंजास में सेम राइम स्कीम यूज़ की गई है, जो कि है ए बी बी, सी डी डी सी, ई, यानी फर्स्ट और सेकंड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, थर्ड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, फिफ्थ और एट्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, सिक्स्थ और सेवन्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि नाइन्थ, टेंथ और 11th लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि अगर हम इसके फर्स्ट स्टेंजा को देखें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है अगेन, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है एंटरटेन, अगेन एंटरटेन। इसी तरह से थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है हेड, और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है बेड, हेड बेड। उसके बाद फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्पाइस, और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है लाइज, स्पाइस लाइज। उसके बाद सिक्स लाइन का लास्ट वर्ड है बोन, और सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है अलोन, बोन अलोन। उसके बाद नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है वे, टेंथ लाइन का लास्ट वर्ड है डे, और 11th लाइन का लास्ट वर्ड है स्टे, वे डे स्टे। इसी तरह से सेकंड स्टेंजा में लैंड, कमांड, ब्रिंग, किंग, देन, मैन, आई, देयर बाई, सॉट, टॉट, रोट। उसके बाद थर्ड स्टेंजा में फेथफुली, वाई, न्यू, डू, वी, फ्री, मील्स, सील्स, अलास, पास, वॉज।
ये थी इस पोइम की राइम स्कीम यानी ए ए बी बी सी डी डी सी ई ई ई। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही लाइन में एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में सम और सेकंड दोनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 3 में हैव हेड, लाइन नंबर 6 में ब्रेसलेट ब्राइट बोन, लाइन नंबर 8 में दैट देयर, लाइन नंबर 8 में अगेन लविंग लाइज, लाइन नंबर 9 में दैट दिस, लाइन नंबर 11 में मीट मेक, लाइन नंबर 13 में डिवोशन डथ, लाइन नंबर 14 में देन दैट, लाइन नंबर 17 में मैरी मैगडलन, लाइन नंबर 20 में सिंस सच सॉर्ट, लाइन नंबर 21 में दैट दिस, लाइन नंबर 23 में वेल वी, लाइन नंबर 24 में नॉट नॉर, लाइन नंबर 28 में माइट मील्स, लाइन नंबर 28 में अगेन बट बिटवीन, लाइन नंबर 29 में हैंड्स सील्स, लाइन नंबर 30 में लेट लॉ, लाइन नंबर 33 में शुड शी। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में व्हेन और अगेन, इन दोनों के एंड पर एन लेटर यूज़ हो रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 5 में दैट इट, लाइन नंबर 6 में ब्रेसलेट ब्राइट अबाउट, लाइन नंबर 7 में नॉट लेट, लाइन नंबर 9 में थॉट दैट माइट, लाइन नंबर 10 में एट लास्ट, लाइन नंबर 12 में इफ़ फॉल, लाइन नंबर 16 में अस रेलिक्स, लाइन नंबर 19 में ऑल शेल, लाइन नंबर 20 में एट सॉट, लाइन नंबर 21 में दैट टॉट, लाइन नंबर 22 में व्हाट रॉट, लाइन नंबर 22 में अगेन मिरेकल्स लवर्स, लाइन नंबर 24 में नॉट व्हाट, लाइन नंबर 26 में दैन गार्डियन, लाइन नंबर 27 में कमिंग गोइंग, लाइन नंबर 28 में माइट बट नॉट, लाइन नंबर 29 में हैंड्स सील्स, लाइन नंबर 29 में अगेन आवर नेवर। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वोवल लेटर इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक ही वोवल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में हैव दैट, इन दोनों में ए लेटर यूज़ किया गया है जो कि एक वोवल है। उसके बाद लाइन नंबर 5 में एंड दैट, लाइन नंबर 5 में अगेन डिग्स इट, लाइन नंबर 8 में एंड दैट, लाइन नंबर 10 में एट लास्ट, लाइन नंबर 12 में इफ़ दिस इन, लाइन नंबर 14 में अस अप, लाइन नंबर 14 में अगेन डिग्स विल ब्रिंग, लाइन नंबर 19 में ऑल एडोर एंड, लाइन नंबर 20 में एंड एट आर, लाइन नंबर 21 में हैव दैट, लाइन नंबर 24 में नॉट नॉर, लाइन नंबर 25 में ऑफ नो मोर, लाइन नंबर 27 में कमिंग गोइंग, लाइन नंबर 32 में ऑल एंड। नेक्स्ट है एंजैममेंट। एंजैममेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि उसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजैममेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम वापस आते हैं एंजैममेंट की जानिब। अगर हम इस पोएम की लाइन नंबर 5 को देखें तो इसमें वो कहता है एंड ही दैट डिग्स इट स्पाइस, वो शख्स जो कि हमारी कब्र को खोदेगा वो देखेगा क्या, अ ब्रेसलेट ऑफ ब्राइट हेयर अबाउट द बोन, यानी मेरी रिस्ट यानी मेरी कलाई के गिर्द बालों का वो ब्रेसलेट देखेगा। उसके बाद लाइन नंबर 9 को अगर हम देखें तो उसमें वो कहता है वो थॉट दैट दिस डिवाइस माइट बी सम वे, कि कोई शख्स ये सोचेगा कि ये तरकीब किसी ना किसी तरीके से, अब वो क्या करेगी, लाइन नंबर 10 में बताता है टू मेक देयर सोल्स एट द लास्ट बिजी डे, यानी इन दोनों की रूहों को रोज़े महशर मिला देगी। उसके बाद लाइन नंबर 14 को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है देन ही दैट डिग्स अस अप
विल ब्रिंग, वो शख्स जो कि हमारी कब्र को खोदेगा वो लाएगा क्या चीज़, अस टू द बिशप एंड द किंग, वो हमें बिशप या किसी बादशाह के पास ले आएगा। उसके बाद लाइन नंबर 16 और 17 भी रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है टू मेक अस रेलिक्स देन, वो हमारी यादगार बनाएगा, मुतबर्रक चीज़ें बनाएगा, देन फिर क्या होगा, वो लाइन नंबर 17 में कहता है दाउ शेल्ट बी अ मैरी मैगडलन, कि तुम मैरी मैगडलन बनोगी, एंड आई और मैं क्या बनूंगा, वो लाइन नंबर 18 में कहता है अ समथिंग एल्स देयर बाई, मैं भी कोई मुतबर्रक चीज़ ही डिक्लेयर किया जाऊंगा। उसके बाद लाइन नंबर 21 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है आई वुड हैव दैट एज बाय दिस पेपर टॉट, मैं इस कागज़ से पढ़कर तुम्हें सिखाने की कोशिश करूँगा क्या चीज़, वो लाइन नंबर 22 में कहता है व्हाट मिरेकल वी हार्मलेस लवर्स रॉट, कि वो कौन से मौजज़ात थे जो हम जैसे बेज़रर आशिकों ने सरजद किए। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को इंसानी खसूसियात अता करना। अगर हम इस पॉइंट के लाइन नंबर 3 और 4 को देखें तो इसमें वो कहता है फॉर ग्रेव्स हैव लर्न दैट वुमन हैड टू बी टू मोर देन वन अ बेड, यानी कब्रों ने औरतों से यह सीखा है कि किस तरह से अपने बिस्तरों पर एक से ज़्यादा मर्दों को लटाया जाता है। यानी अब सीखना जो है ये प्रोसेस ह्यूमन ट्रेट है, लेकिन पोइट ने ये ट्रेट ग्रेव्स को दे दी है, तो इस तरह से ये पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी चीज़ को किसी क्वालिटी की बेस पर उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 2 में वो कहता है सम सेकंड गेस्ट टू एंटरटेन, किसी दूसरे मेहमान की खातर तवाज़ो के लिए। अब गेस्ट का लफ्ज़ उसने डेड बॉडी के लिए यूज़ किया है, यानी वो कहना ये चाहता है कि किसी दूसरी डेड बॉडी की इस कब्र में दफनाने के लिए। तो यहाँ पर उसने जो गेस्ट का वर्ड बोला है ये एक मेटाफर है। उसके बाद अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 10 को देखें तो इसमें वो कहता है टू मेक देयर सोल्स एट द लास्ट बिजी डे। अब लास्ट बिजी डे जो है इससे मुराद यौम क़यामत है, तो ये भी एक मेटाफर है। उसके बाद लाइन नंबर 33 में अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है शुड आई टेल व्हाट अ मिरेकल शी वाज, कि मैं बताऊंगा कि वो कैसा मौजज़ा थी। अब वो अपनी बिलवड को एक मिरेकल डिक्लेयर कर रहा है, तो ये भी एक मेटाफर है। नेक्स्ट है रिटोरिक क्वेश्चन। रिटोरिक क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन को पूछना जिसका पोइट को तो इल्म हो लेकिन वो रीडर के सामने रख देता है ताकि वो अपनी परसेप्शन के मुताबिक उसका आंसर दे सके। जैसा कि लाइन नंबर 11 में वो कहता है मीट एट दिस ग्रेव एंड मेक अ लिटिल स्टे, कि शायद वो ये सोचेगा कि मैंने उस बालों के गुच्छे को अपने बाजू के साथ इसलिए बांध दिया था ताकि हमारी जो रूहें हैं जब क़यामत के दिन आपस में मिले तो वो हमें एक दूसरे के साथ थोड़ी देर क़याम करने का मौका मिल सके। नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब है किसी चीज़ को एग्जैजरेट करके अप्रिशिएट करना, यानी किसी चीज़ की तारीफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई का सहारा लेना। इस पोएम में पोइट ने बहुत ज़्यादा हाइपरबोल का यूज़ किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लाइन नंबर 25 और 6 को देखें तो इसमें वो कहता है डिफरेंस ऑफ सेक्स नो मोर वी न्यू दैन आर गार्डियन एंजल्स डू, यानी हम अपने फ़रिश्तों से भी ज़्यादा पाकीज़ा मोहब्बत रखते थे। इस कदर हमारी मोहब्बत पाकीज़ा थी कि हमें सेक्स के बारे में कोई भी इल्म ही नहीं था कि सेक्स क्या होता है, और हमें आपस में जेंडर का भी नहीं पता था, मर्द और औरत के फ़र्क का हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। इसके अलावा और भी बहुत जगहों पे तकरीबन पूरी पोएम की हर लाइन में उसने हाइपरबोल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। नेक्स्ट है एलुजन। एलुजन का मतलब है रेफरेंस या हवाला। अगर हम इस पोएम के लाइन नंबर 17 को देखें तो इस पे पोइट ने एक क्रिश्चियन एलुजन यूज़ किया है जिसमें वो कहता है दाउ शेल्ट बी आ मैरी मैगडलन एंड आई, यानी वो मैरी मैगडलन का एक रेफरेंस यूज़ कर रहा है जो कि एक प्रोस्टिट्यूशन थी जिससे क्राइस्ट ने उसके गुनाहों को माफ़ किया और उसके बाद वो एक पाकीज़ा औरत बन गई। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब है तज़ाद, यानी दो उल्ट बातें कहना। जैसा कि लाइन नंबर 3 और 4 में वो कहता है फॉर ग्रेव्स हैव लर्न दैट वुमन हैड टू बी टू मोर दैन वन अ बेड, यानी कब्रों ने औरतों से ये चीज़ सीखी है कि किस तरह से अपने बिस्तर एक से ज़्यादा मर्दों के साथ शेयर किए जाते हैं। यानी यहाँ पर वो पॉइंट औरत की बेवफाई का जिक्र करता है।
उसके बाद लाइन नंबर 32 और 33 अगर हम इन पोइम की लास्ट 2 लाइंस को देखें तो इसमें वो कहता है ऑल मेयर्स एंड ऑल लैंग्वेजेस आई शुड पास शुड आई टेल व्हाट अ मिरेकल शी वाज। मैं इस दुनिया के तमाम पैमाने ले आऊँगा और तमाम ज़ुबानें ले आऊँगा ताकि मैं बता सकूँ कि मेरी बिलव्ड एक मौजज़ा थी। यानी एक तरफ तो वो औरतों को बेवफा कह रहा है, लेकिन आखिरी 2 लाइंस में वो अपनी बिलव्ड को बहुत ज़्यादा बावफा साबित करने के लिए उसे मौजज़ा कह रहा है। नेक्स्ट है कायसुरा। कायसुरा का मतलब है कि अगर पोइट अपनी बात कहते हुए लाइन के दरमियान कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करके एक पॉज ले, एक वक्फ़ा ले, तो उसे कायसुरा कहते हैं। इस पोएम में बहुत सी जगहों पर पोइट ने ये कायसुरा यूज़ किया है, जिसमें से हम सिर्फ एक लाइन को देखेंगे, यानी लाइन नंबर 5 को हम देखते हैं, जिसमें वो कहता है एंड ही दैट डिग्स इट, वो शख्स जो कि हमारी कब्र को खोदेगा। आगे उसने कॉमा यूज़ किया है, उसके बाद कहता है स्पाइस, वो बगौर मुशाहदा करेगा। इसके साथ साथ अगर हम इस पोएम के थीम्स को देखें तो इसमें पोइट ने रेलिक्स ऑफ लव का जिक्र किया है, यानी मोहब्बत में यादगारें जो होती हैं उसका जिक्र किया है, और इसके साथ साथ उसने प्योरिटी ऑफ लव या स्पिरिचुअल लव का जिक्र किया है। इस पोएम को 2 डिफरेंट पोएम्स के साथ कंपेयर किया जा सकता है, और ये दोनों पोएम्स जॉन डन ही की लिखी हुई हैं। एक तो है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार और दूसरी है द फ्यूनरल। इन दोनों पोएम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल की जॉन डन की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, और इसके साथ साथ इन दोनों पोएम्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।